हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर अंशों का मूल्यांकन वैल्यूएशन ऑफ शेयर को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि अंशों के मूल्यांकन से आशय क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, कौन से घटक हैं आंतरिक और बाह्य घटक जो कि इसको प्रभावित करते हैं, इसका मूल्यांकन का आधार क्या होता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अंशों के मूल्यांकन की विधियां कौन सी होती हैं। तो पहली विधि आप देख रहे हैं शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन या नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड। इसी को इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, आंतरिक मूल्य या अंतर्निहित मूल्य मेथड भी बोलते हैं। दूसरी विधि है प्रत्यय मूल्यांकन विधि या आय मूल्यांकन विधि या प्रतिफल मूल्यांकन विधि, यील्ड वैल्यूएशन मेथड, जिसमें वापस दो भाग हैं, लाभांश दर के आधार पर और अर्जन दर के आधार पर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तीसरी विधि उसको भी बनाई जा सकती है। पर प्राय यही दोनों विधियां प्रचलित होती हैं, लाभांश के आधार पर और अर्जन दर के आधार पर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग भी बोल सकते हैं इसको, प्रत्याशित लाभांश दर और प्रत्याशित अर्जन दर। वैसे तो दो ही विधियां हैं, लेकिन अगर अपने से उचित मूल्य पूछा जाए या फेयर वैल्यू पूछा जाए तो वो भी कंप्यूट किया जा सकता है। वो वास्तव में इन दोनों का औसत है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू, चाहे वो लाभांश आधार पर या चाहे वो अर्जन आधार पर, जिस भी आधार पर कैलकुलेट किया गया है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू बाय 2 करेंगे, औसत कर लेंगे इन दोनों का, तो ये फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर आ जाएगा। तो ये वास्तव में अपने आप में मेथड नहीं है, ये दोनों होने पर ये उसका औसत अपने आप ही आ जाएगा। विधियां यही हैं। अब शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन में कैसे वैल्यूएशन करें, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर अपने को प्रश्न दे रखा है, बैलेंस शीट और लाभ से संबंधित सूचनाएं दे रखी हैं, तो वैल्यू पर शेयर, मैं दोहरा दूं कि जब अपन वैल्यू पर शेयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, है ना। तो नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो भी एसेट्स अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का भाग दे दें, तो ये आ जाएगा वैल्यू पर इक्विटी शेयर या वैल्यू पर शेयर। अब बात आती है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो अपने को बैलेंस शीट में मिल जाएंगे कि अपने को बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में जो वैल्यू दे रखा है उसमें प्रति अंश जो उसका फेस वैल्यू है, अंकित मूल्य है, उसका भाग दे देंगे तो संख्या अपने पास में आ जाएगी। वो तो यहाँ पर अब नेट एसेट्स कैसे अवेलेबल है, तो इसकी कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी इस प्रकार से कि नेट एसेट मेथड में जब अपने को नेट एसेट निकालनी है अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध शुद्ध संपत्ति जब अपने को निकालनी है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जो भी संपत्तियां बैलेंस शीट पक्ष में दे रखी हैं उनको इस प्रकार से शामिल करेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, उपयोगी जो भी संपत्तियां हैं, जो भी यूजफुल एसेट है, उनका प्रतिस्थापन मूल्य, या प्रतिस्थापन मूल्य नहीं दे रखा हो तो ऐसी स्थिति में पुस्तक मूल्य यहाँ पे ले लेंगे। अप्रयुक्त, अनयूज्ड, अनुपयुक्त, जो कि यूज करने योग्य नहीं है, ऐसी संपत्तियों का वसूली मूल्य, रियलाइजेशन वैल्यू प्रश्न में अगर दे रखा है तो अपन उसको ले लेंगे, प्रश्न में अगर ये नहीं दे रखा है तो पुस्तक मूल्य हम लेंगे। विनियोग, ध्यान रहे यहाँ पर हम गैर व्यापारिक विनियोग भी शामिल करेंगे, बाह्य विनियोग भी शामिल करेंगे, ख्याति में नहीं करते थे हम। का बाजार मूल्य, अगर उसका मार्केट प्राइस अवेलेबल है तो वो मार्केट प्राइस हम यहाँ पे ले लेंगे और वो वैल्यू शामिल कर लेंगे। कृत्रिम संपत्तियां, कृत्रिम संपत्तियां क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट, ये वास्तव में खर्चे और हानियां हैं जिन्हें पूर्व में अप्लिकित नहीं किया जा चुका। मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से बैलेंस शीट में मिलेंगे हमें। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर हो सकता है, पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, और एक डेफर्ड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, स्थगित आयगत खर्चे हैं, वो भी हो सकते हैं। उनको क्या करेंगे, शामिल नहीं करना है, उन्हें छोड़ देना है। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस को छोड़ देना है सारे। ख्याति, ख्याति का चैप्टर हम पढ़ के आए हैं पहले वाले वीडियो में। हमने ख्याति का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, वर्षों के क्रय के आधार पर या सुपर प्रॉफिट के आधार पर या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के आधार पर, वार्षिक वृद्धि रीति के द्वारा, जिस भी रीति से प्रश्न में कहा गया उससे गणना करके हम ख्याति का मूल्य निकालेंगे और फिर उसको शामिल कर लेंगे। अगर प्रश्न में उचित मूल्य ख्याति का दे रखा है तो सीधा ही उसको ले लेंगे।
अगर गणना करने के आधार अपने को मिल रहे हैं, जो कि मिलेंगे, तो गणना करके हम ख्याति को ले लेंगे प्रश्न की सूचना के अनुसार। अन्य अमूर्त संपत्तियां, अदर इंटेंजिबल एसेट्स। अदर इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या हो गया? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, विशेषाधिकार, है ना। इस प्रकार का जो भी अमूर्त संपत्तियां हैं उनका वसूली मूल्य शामिल कर लें। रियलाइजेशन वैल्यू क्या है, क्योंकि इनका रियलाइजेशन वैल्यू मिलेगा अपने को। तो इस योग में से फिर ये घटा दें। समस्त बाह्य दायित्व, चाहे वो डिवेंचर हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो, चाहे वो करंट लायबिलिटी हो, चालू दायित्व हो, ये सारे के सारे घटा दें। बकाया और उपार्जित व्यय अगर हैं, है ना, उनको भी घटा दें। अनुपार्जित अनअर्न्ड इनकम अगर है, यहाँ पर इनकम है ना, अनअर्न्ड इनकम अगर वो है तो वो भी घटा दें। संदिग्ध दायित्व जितने वास्तव में भुगतान योग्य हो तो उनको ले लें, और अगर नहीं दे रखी है सूचना तो समस्त संदिग्ध दायित्व जो फुटनोट में मिले अपने को, उनको हम पेमेंट करने योग्य है ये मानते हुए उनको सबको घटा देंगे। यहाँ पे सारी राशि को घटा देंगे। इसके बाद में पूर्वाधिकार अंश पूंजी, क्योंकि अपन वैल्यूएशन किसका निकाल रहे हैं? समता अंश पूंजी का। तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी बाह्य दायित्व की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि अब ये 14 साल में रिडीमेबल शोधनीय पूर्वाधिकार अंश पूंजी ही होती है। तो जो भी पूर्वाधिकार अंश पूंजी है वो पूरी की पूरी पूंजी घटा दें, और इन पर अगर कोई लाभांश प्रस्तावित है या चुकाया गया है या बकाया है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड प्रपोज्ड है या पेड है या इन एरियर है, तो वो सारा का सारा लाभांश भी घटाते हैं। तो ये सारे बाह्य दायित्व हैं जो घटाए जाते हैं। फिर आप अलग से दिख रहे हैं एक समता लाभांश। अगर अपने को समता लाभांश यहाँ पर घटा देंगे तो इसके आधार पर जो अंशधारियों के लिए उपलब्ध शुद्ध संपत्तियां हैं, इसको जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो समता लाभांश यहाँ पर घटा देने से ये एक्स डिविडेंड रेट आएगी, और समता लाभांश अगर अपन नहीं घटाएंगे तो ये कम डिविडेंड रेट आएगी, यानी कि घटाने पर लाभांश रहित मूल्य आएगा, और नहीं घटाने पर ये जो वैल्यू आएगा नेट एसेट जो लेंगे बिना घटाए हुए अगर, तो लाभांश सहित मूल्य आएगा। इसको अपन ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से हम शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि का उपयोग करते हैं। इन सबको इस तरीके से प्रश्न में जो भी सूचना दे रखी है जोड़ के और घटा के नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ये कंप्यूट करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का भाग देंगे तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर आ जाएगा। अगर अपने लाभांश घटा दिया है समता का, इक्विटी शेयर होल्डर को जो लाभांश मिलता है अगर वो घटा दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है लाभांश रहित मूल्य, ये वाला जो मूल्य है ना, ये लाभांश रहित मूल्य आएगा, और अगर इसको नहीं घटाया तो ये लाभांश सहित मूल्य आएगा, कम डिविडेंड वैल्यू आएगा। तो ये नेट एसेट मेथड है, इसी को इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर भी बोलते हैं। ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया। ये वाली बातें इससे जुड़ी हुई हैं। फिर अपन बात करते हैं प्रत्याय मूल्यांकन या यील्ड वैल्यूएशन, जो आय या प्रतिफल के ऊपर आधारित है, रिटर्न के ऊपर बेस्ड है ये विधियां। उसमें पहली विधि है लाभांश दर विधि। वैल्यू कैसे निकलेगा पर शेयर? अभी भी बात इक्विटी शेयर की हो रही है कि जो डिविडेंड रेट है उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का भाग दे दें। यहाँ पे ध्यान ये रखें, इसको याद रखें, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ पर क्या कर रहे हैं पेड ऑफ वैल्यू, क्योंकि ये रेट है तो रेट को पेड ऑफ वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो डिविडेंड का वैल्यू आ जाएगा, है ना। पेड ऑफ वैल्यू पर शेयर, एक शेयर का जो पेड ऑफ प्रदत्त मूल्य है, अंकित मूल्य में से भी जो प्रदत्त मूल्य है पेड ऑफ वैल्यू है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो वास्तव में हो क्या रहा है, पेड ऑफ वैल्यू को गुणा कर रहे हैं आप किससे? डिविडेंड रेट से। तो इस ऐसा करने से क्या आएगा? प्रति अंश मूल्य लाभांश का। तो अगर प्रश्न में प्रति अंश लाभांश सीधा ही दे रखा है या हमने कैलकुलेट कर लिया है कि टोटल परसेंटेज दे रखा है और प्रति अंश लाभांश दे रखा है, तो यहाँ पर आप प्रति अंश लाभांश भी लिख सकते हैं। तब क्या करेंगे? पर शेयर इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100 तब करेंगे जबकि यहाँ पे पर शेयर डिविडेंड लेंगे। यहाँ पर अगर अपन ने डिविडेंड रेट लिया है, ये रेट है परसेंटेज में, तो यहाँ पर पेड ऑफ वैल्यू
पर शेयर लेंगे। अब बात आती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, पहले अपन इसको देख लेते हैं। तो ये हमने पहले वाले वीडियो में भी देखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब सामान्य प्रत्याय दर, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर, इसके आधार पर अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात करते हैं। प्रत्यंश लाभांश डिवाइडेड बाय प्रत्यंश बाजार मूल्य मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसा करने से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाती है, जो हमने पहले भी पिछले वीडियो में समझा है इसको। अगर प्रश्न में अक्सर दे रखी होती है, दे रखी है तो उसी को हम यूज कर लेंगे। ऊपर क्या है, डिविडेंड रेट। डिविडेंड रेट कैसे निकालेंगे, मैंने देखो इसको इस तरीके से लिखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स है वो आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, एपीडी का मतलब आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी कि आप जो भी 2 या 4 वर्षों के अगर आपको प्रॉफिट दे रखे हैं तो औसत प्रॉफिट निकाल लीजिए, या गत वर्ष का प्रॉफिट दे रखा है तो वो प्रॉफिट ले लीजिए, उसमें से टैक्स को घटा दीजिए, उसके बाद में उसमें से प्रेफरेंशियल डिविडेंड को भी घटा दीजिए। तो ऐसे करने पर जो शेष लाभ रहेगा वो क्या कहलाता है, इसका टेक्निकल नाम क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। पहले भी कई दूसरे लेसन में हम पढ़े हुए हैं इस बात को। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, समता अंशधारियों को उपलब्ध लाभ। इसको अलग तरीके से कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया गया है वो, और प्रेफरेंशियल डिविडेंड घटाने के बाद में ट्रांसफर टू रिजर्व या रिटेन अर्निंग, शेष राशि जो बच गई है लाभ की, वो दोनों को जोड़ लेंगे तो भी वही यही राशि आएगी। तो 3 तरीके से इसको लिखा या बोला जा सकता है, समझा जा सकता है। अपॉन पेड अप कैपिटल, जितनी पेड अप कैपिटल है इक्विटी की वो नीचे यहाँ पे लिख लेंगे, इंटू 100 करेंगे तो डिविडेंड रेट आ जाएगी। इस डिविडेंड रेट को यहाँ पे प्रतिस्थापित कीजिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पृष्ठ में दे रखी हो सामान्य प्रत्याय दर तो वो रखिए, नहीं तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी सूत्र से ज्ञात कर लीजिए कि जो प्रत्यंश लाभांश है उसमें प्रत्यंश बाजार मूल्य का भाग दीजिए, 100 से गुणा कीजिए तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, डिविडेंड रेट के आधार पर वैल्यू पर शेयर ज्ञात हो जाएगा इक्विटी का। अगर लाभांश दर के स्थान पर अगर अपन अर्जन दर काम में लें, अर्निंग रेट बोलते हैं इसको, अर्निंग रेट काम में लें, चाहे इसको आप एक्सपेक्टेड अर्निंग रेट बोले या अर्निंग रेट बोले। अर्निंग मतलब कितना बिजनेस अर्न कर रहा है उसके ऊपर आधारित मूल्य। कैसे निकालेंगे, फार्मूला है वैल्यू पर शेयर। वैल्यू पर शेयर इज अर्निंग रेट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। ये सेम फार्मूला है, ध्यान से देखिए। तो डिविडेंड रेट की जगह पर, क्योंकि लाभांश दर विधि थी, डिविडेंड रेट, अर्जन दर विधि है तो अर्निंग रेट यहां पर आ गई है। बाकी फार्मूला सेम है ना, डिविडेंड रेट उसमें है और अर्निंग रेट इसमें है। अब बात आती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालें, तो वही तरीका है, डीपीएस अपॉन एमपीएस मल्टीप्लाइड बाय 100। और अर्निंग रेट कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ पे मैंने लिखा, अभी भी इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है, देखिए ध्यान से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि जो प्रॉफिट ज्ञात करने का तरीका है वो ज्ञात कर लें, उसमें से टैक्स को घटा दें, पीएटी आ गया। अब ये कहता है बिफोर इंटरेस्ट, जो डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट है वो पहले घटा चुके हैं अपन, बिफोर करने के लिए क्या करें, वापस से उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। फिर प्रॉफिट बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड, बीपीडी मतलब बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अभी तक आपने प्रेफरेंस डिविडेंड घटाया नहीं है, ध्यान रहे, डिविडेंड इंटरेस्ट तो घटाया जाता है टैक्स घटाने से पहले, जबकि प्रेफरेंस डिविडेंड घटाया जाता है टैक्स घटाने के बाद में। तो आपने जब यहाँ पे पीएटी लिया है तो वास्तव में प्रेफरेंस डिविडेंड घटाया नहीं है, तो अभी भी आपको घटाना नहीं है दोबारा। यहां पर तो आपने वापस जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको न तो घटाना है ना जोड़ना है। हाँ, अगर प्रश्न में दे रखा हो कि पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश घटाने के उपरांत लाभ, तो फिर अपन क्या करेंगे, उसको वापस से जोड़ देंगे ताकि ये बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड प्रॉफिट बच जाए। ये आने के बाद में इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग देते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग देके फिर 100 से गुणा करते हैं, तो ये अर्निंग रेट आती है जिसको कि हम यहां पर लिखते हैं। अब बात आती है कि ये प्रॉफिट तो अपने को मिल गया, अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने का क्या तरीका है, जो सारी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको मार्केट प्राइस के ऊपर ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट को भी बाजार मूल्य के ऊपर शामिल कर लीजिए। तो सारी फिक्स्ड एसेट्स मार्केट प्राइस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट का भी बाजार मूल्य ले लीजिए, उसमें आप जो है
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो जोड़ी दी है अपन ने, फिर सारी करंट एसेट्स को जोड़ दीजिए और फिर करंट लायबिलिटी जितनी भी है उनको घटा दीजिए। संदिग्ध दायित्व का समायोजन उसमें आप जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसका समायोजन आप उसमें कर लीजिए। ये वास्तव में जो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड है वही जो प्योर सेंस में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट की जाती है वही सूत्र है। यहाँ पर वापस रिपीट कर देता हूं, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट शामिल है और इन सबका बाजार मूल्य शामिल किया जाना है। करंट एसेट्स में अगर उससे संबंधित कोई प्रोविजन बना हुआ है, चाहे वो डेटर्स के संबंध में या वो स्टॉक के संबंध में, तो वो प्रोविजन को हम माइनस कर देंगे और करंट लायबिलिटी जितनी भी है उनको हम घटा देंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित पूंजी आ जाएगी। उस विनियोजित पूंजी का भाग इस लाभ में देंगे, 100 से गुणा करेंगे, एक अर्निंग रेट आएगी। अर्निंग रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर। ऐसा करने से ये जो रेट आएगी वो अर्जन दर के आधार पर, अर्निंग रेट के आधार पर वैल्यू पर शेयर हो जाएगा। दिस इज वैल्यू पर शेयर ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग रेट। एक्सपेक्टेड अर्निंग रेट एक ही बात है, चाहे कुछ बुक्स उसमें प्रत्याशित अपेक्षित शब्द लगाती हैं, कुछ नहीं लगाती हैं, परंतु मूल बात यह है कि ये लाभांश के ऊपर आधारित और ये अर्जन के ऊपर आधारित है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सूत्र मैंने ये लिखा हुआ है, यहाँ पे रेट काम में लिए इसलिए पेड अप वैल्यू है, यहाँ पर भी रेट है इसलिए पेड अप वैल्यू है। अगर यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 100 होता। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर अगर आप लिख रहे होते फॉर्मूले में तो यहाँ पर भी इंटू 100 होता, क्योंकि ये जो काम है पेड अप वैल्यू को डिविडेंड रेट से गुणा करके जो वैल्यू आता है उसी को अपन डिविडेंड पर शेयर कहते हैं। तो वो अगर प्रश्न में सीधा हो तो वो भी लिया जा सकता है। तो ये अंशों के मूल्यांकन की विभिन्न रीतियां हैं। अब ये जब दोनों चाहे इस आधार पे जब आपकी यील्ड वैल्यू आ गई तो इंट्रिंसिक वैल्यू ये रहा, यील्ड वैल्यू ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड और ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स। इन दोनों को जोड़ के आधा कर ले, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर, उचित मूल्य अंश का। तो ये विभिन्न विधियां हैं जिनके आधार पर कि हम वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न में जिस प्रकार की सूचना बैलेंस शीट और लाभों की दे रखी हो, अभी मैंने आपको जैसा एक्सप्लेन किया उस प्रकार से सबसे पहले उनकी कैलकुलेशंस कर लीजिए, फिर सूत्र में रखिए, वैल्यू आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।